प्रिय विद्यार्थियों, मिसलेनियस लर्निंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आज से पहले 12th क्लास के इंग्लिश टेक्स्ट बुक रेनबो के फर्स्ट चैप्टर से संबंधित 5-6 वीडियो डाले गए थे। आज से इस पर फिजिक्स क्लास 12th के लिए वीडियो आ रहे हैं। ये वीडियो न सिर्फ क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, जैसे जेईई मेन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक हैं जो पॉलिटेक्निक की परीक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल मूल कंसेप्ट से शुरू किया गया है। जो 10वीं का बोर्ड दे चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ताकि पॉलिटेक्निक और आईटीआई जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने में उन्हें सुविधा हो। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12th के फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो 8 नंबर के पूछे जाते हैं। 8 मार्क्स के बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। इसमें वेरिएशन हो सकता है, कभी ये बढ़ घट सकता है, इसमें वेरिएशन हो सकता है, ये घट बढ़ सकता है, लेकिन इसका महत्व इस तथ्य में भी निहित है कि बिना इस चैप्टर को पढ़े हुए आगे के 3-4 चैप्टर नहीं पढ़े जा सकते। यहाँ तक कि आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें ताकि अगले चैप्टर पढ़ने में कोई समस्या ना हो। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश का विराम में या काफी मंद गति की अवस्था में अध्ययन किया जाता है, अस्थिर विद्युत कहलाता है। The branch of physics in which we study about the charge at rest or in very slow motion is called electrostatics. अस्थिर विद्युत की 2 शब्द से मिलकर बना है। अस्थिर, जिसको इंग्लिश में स्टैटिक कहते हैं, और वैद्युत की, जिसके लिए इलेक्ट्रो शब्द का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रो का अर्थ यहाँ चार्ज है, अर्थात आवेश है, और स्टैटिक, अस्थिर का अर्थ रुका हुआ है विराम में। इसलिए इसका डिफिनेशन इस प्रकार से है कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश का विराम में अध्ययन किया जाता है। विराम में अध्ययन या काफी मंद गति की अवस्था में अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका डिफिनेशन है प्रारंभिक कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का वह मूल गुण जिसके कारण एक आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु पर बल लगाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री चार्ज सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यू टू विच one charge body applies force on another charge body is called charge. तो विद्युत आवेश प्रारंभिक कण का मूल गुण है। हम जानते हैं कि परमाणु 3 चीज से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों मूल कण माने जाते हैं। चूंकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इसलिए इसके परिभाषा में उसी को शामिल किया गया है। तो विद्युत आवेश प्रारंभिक कणों का मूल गुण है जिसके एक आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु पर बल लगाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, कुछ दूरी पर रखा है, ये पहला प्रोटॉन, फर्स्ट प्रोटॉन, इस सेकंड प्रोटॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है, ये सेकंड प्रोटॉन फर्स्ट प्रोटॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ऐसा गुण जिसके कारण ये प्रोटॉन इसे प्रतिकर्षित कर रहा है या ये प्रोटॉन इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, वही गुण इस कण का आवेश कहलाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में भी देखा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। आवेश को सामान्यतः बड़ा क्यू या छोटा क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। अब आवेश के मात्रक देखते हैं। एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है।
एसआई मात्रक कूलम होता है। कूलम को C से सूचित किया जाता है। आवेश का CGS मात्रक, आवेश का CGS मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, जिसे संक्षेप में ESU लिखा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट को स्टेट कूलम भी कहा जाता है। आवेश के SI मात्रक तथा CGS मात्रक में संबंध। 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 का पावर 9 ESU होता है। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, एक ESU बराबर 1 कूलम बटे 3 गुना 10 का पावर 9। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 बटे 3 गुना 10 का पावर -9 कूलम। 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे भी आपको याद रखना है ताकि बोर्ड परीक्षाओं में इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के आप जवाब दे सकें। आवेश का एक और प्रचलित मात्रक है, इसे वैद्युत चुंबकीय मात्रक कहते हैं। इसे संक्षेप में EMU से सूचित किया जाता है। 1 EMU बराबर 3 गुना 10 का पावर 10 ESU। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 गुना 10 का पावर 9 ESU गुना 10 का पावर 1। यहाँ 10 का पावर 9 है, यहाँ 10 का पावर 1 है, दोनों मिला के 10 का पावर 10 हो जाएगा जो ऊपर है। अब इसके बदले 1 कूलम लिख सकते हैं, चूंकि 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 का पावर 9 ESU। तो 1 कूलम गुना 10 बराबर 10 कूलम। तो 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर 10 कूलम। ये और बड़ा मात्रक हो गया, क्योंकि 10 कूलम मिलकर के 1 EMU हो रहा है। इसे भी ध्यान रखेंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि 1 कूलम आवेश में 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ये बहुत बड़ी संख्या है इलेक्ट्रॉनों की। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 6.25 गुना 1 पे 18 शून्य होगा, इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर है ये। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 625 और इस पे 16 शून्य होंगे। ये चूंकि इलेक्ट्रॉनों की बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए सामान्यतः हम व्यवहार में कूलम का प्रयोग नहीं करते। हमको आवेश के छोटे मात्रकों का प्रयोग करना पड़ता है। आवेश के छोटे मात्रक मिली कूलम MC सूचित किया जाता है, वो 10 पे पावर -3 कूलम के बराबर होता है। माइक्रो कूलम म्यूसी 10 का पावर -6 कूलम। नाइनो कूलम NC 10 का पावर -9 कूलम। पिको कूलम PC 10 का पावर -12 कूलम। ये 3 ज्यादा प्रयोग में आते हैं। ये लगभग नहीं के बराबर आता है, फिर भी अगर आ जाए तो हमें तो पता है ही, देख लेंगे इसे भी। इन सब को लिखने का आधार क्या है वो मैं बता देता हूं। वास्तव में 1 DC बराबर 10 का पावर -1 होता है। 1 सेंटी बराबर 10 का पावर -2 होता है। 1 मिली बराबर 10 का पावर -3 होता है। 1 माइक्रो बराबर 10 का पावर -6 होता है। 1 नैनो बराबर 10 का पावर -9 होता है। 1 पिको बराबर 10 का पावर -12 होता है। अब यदि हम 1 डेसीमीटर लिखते हैं तो इधर DC की इधर मीटर लगाया
तो इधर भी 10 का पावर -1 के इस साइड मीटर लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से एक सेंटीमीटर लिखते हैं तो सेंटी का अगर मीटर लगाया तो यहाँ भी 10 का पावर -2 के अगर मीटर लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से एक माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा 10 का पावर -6 मीटर। इसी तरह से एक नैनोमीटर बराबर होगा 10 का पावर -9 मीटर। इसी तरह से ये होता है। अगर इसी में ग्राम लगा के देखें तो एक माइक्रोग्राम बराबर हो जाएगा 10 का पावर -6 ग्राम। एक मिलीग्राम अगर देखें तो ये हो जाएगा 10 का पावर -3 ग्राम। मिलीग्राम को ही संक्षेप में हम लोग mg कहते हैं। m से मिली है और g से ग्राम है। इसका आप लोग ध्यान रख लें, ये आगे भी आते रहेगा। अब आवेश का 1 कूलम की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ 1 कूलम। चूंकि हम जानते हैं कि आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम होता है, इसलिए 1 कूलम का परिभाषा समझते हैं। यदि किसी धारावाही तार से 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस तार से प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा 1 कूलम कहलाती है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि I बराबर Q/T होता है, इसलिए Q बराबर I × T होगा। यहाँ Q आवेश है, I धारा है और T समय है। यदि I 1 एम्पीयर हो, T 1 सेकेंड हो तो Q बराबर IT से 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकेंड, 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड होगा। इसी को 1 कूलम कहते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि 1 कूलम को 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड कहा जा सकता है। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं, इसे देखने के लिए पहले परमाणुओं की संरचना देख लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं का मिलकर बना है, इसलिए परमाणु की संरचना से ही पता चल पाएगा कि आवेश के धनात्मक और ऋणात्मक होने का मूल कारण क्या है। परमाणु 3 चीज का मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के केंद्र में छोटा सा स्थान होता है जिसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस। इस नाभिक में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तथा प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इसलिए यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो धनावेश और ऋणावेश की संख्या भी बराबर होगी। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम लेते हैं, परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 है। प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। तो सोडियम में +11 प्रोटॉन के चार्ज हुए और -11 इलेक्ट्रॉन के चार्ज हुए। दोनों को जोड़ देने के बाद ये शून्य परिणाम मिलता है, 0। इसलिए परमाणु विद्युततः उदासीन होता है। इस चित्र में हमने मैग्नीशियम परमाणु को दर्शाया है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान संख्या 24 होती है। अर्थात मैग्नीशियम में प्रोटॉन की संख्या 12 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 है, जैसा दिख रहा है। अगर इस अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जोड़ दिया जाए तो प्रोटॉन का चार्ज +12, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -12, दोनों को जोड़ने पर शून्य रहता है। अतः मैग्नीशियम परमाणु उदासीन है। लेकिन मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस स्थिति में मैग्नीशियम के नाभिक में 12 प्रोटॉन रहेंगे तथा मैग्नीशियम के कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 12 प्रोटॉनों का चार्ज +12, 11 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज -11, अर्थात टोटल +12
प्लस -11 अर्थात +1। इस प्रकार से ये धनावेश हो गया। तो मैग्नीशियम अभी धनावेशित हो गया यदि मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इसी प्रकार से क्लोरीन, जिसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन चले आए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या 17 ही रहेगी। इसलिए उस पर कुल चार्ज -1 होगा अर्थात क्लोरीन ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश 2 प्रकार के चार्ज हो सकते हैं, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो सकता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए केवल 2 ही प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश की उत्पत्ति का कारण, ऑरिजिन ऑफ चार्ज। अभी हम देखे थे कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। चूंकि प्रोटॉन पर +1 आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर -1 आवेश होता है, इसलिए कुल धनात्मक तथा कुल ऋणात्मक बराबर होता है और दोनों को योग कर देने पे 0 हो जाता है, इसलिए ये उदासीन हो जाता है। लेकिन एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल देने पर धन आवेशित हो जाता है तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश का एक दूसरे में जाना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का जाना ही आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण आवेश का स्थानांतरण है। आवेश का स्थानांतरण आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण है। मान लीजिए 2 वस्तु है A और B। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तथा इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। इसमें इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन इसमें जुटा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये वस्तु A धनावेशित हुई और B ऋणावेशित हुई। तो ये भी कहा जा सकता है कि धनावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तथा ऋणावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। वस्तु से, चूंकि धनावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर ऋणावेशित वस्तु में चला गया है और इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, Me बराबर 9.1 गुना 10⁻31 kg। ये कुछ न कुछ द्रव्यमान है, इसलिए इससे द्रव्यमान भी निकलकर इसमें चला आया, अर्थात A से द्रव्यमान की कुछ क्षति हुई तथा B में द्रव्यमान की वृद्धि हुई। तो ये भी कहा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप वस्तु के द्रव्यमान में कमी या वृद्धि हो सकती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकली उसमें द्रव्यमान की कमी हुई और जिसमें इलेक्ट्रॉन आई उसमें द्रव्यमान की वृद्धि हुई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलती है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाती है वो ऋणावेशित हो जाती है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान ऋणावेशित वस्तु की तुलना में कम होता है। इसमें भी कहा जा सकता है कि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान धनावेशित से अधिक होता है। हालांकि ये मामूली अंतर है, कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कमी हो ही जाती है। आवेश के संबंध में कुछ ऐतिहासिक तथ्य। आवेश की खोज का श्रेय ग्रीस यूनान देश के मिलेटस निवासी थेल्स को जाता है। 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने यह दिखाया था कि रेशमी वस्त्र, जिसे सिल्क वस्त्र कह सकते हैं, या ऊन से रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से निकला है, जिसका अर्थ होता है एम्बर, अर्थात इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है एम्बर। उस समय पदार्थ के बहुत से ऐसे जोड़े का पता चल गया था। ये भूसे के तिनके, कागज के छोटे टुकड़े जैसी हल्की वस्तु को आकर्षित कर लेते थे। 600 BC में ही पता चल गया था
कि वस्तुओं के कुछ ऐसे जोड़े हैं जिसको आपस में रगड़ेंगे अगर, तो वो भूसों के तिनके, कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। आवेश के संबंध में महत्वपूर्ण प्रेक्षण। ऐसा अनुभव अपने घरों में भी देखा जा सकता है। जब सूखे बालों में कंघी करने के बाद कंघी को कागज के छोटे टुकड़े के पास लाते हैं तो कंघी कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। यह भी देखा जाता है कि ऊन या रेशम से दो कांच की छड़ों को रगड़कर एक दूसरे के नजदीक लाने पर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। माना ये एक कांच की छड़ है, इसे रेशम की वस्त्र से रगड़ा गया है। एक दूसरा कांच छड़ है, इसे भी रेशम वस्त्र से रगड़ा गया है। जब इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये इधर बल लगाते हैं और ये इधर बल लगाते हैं। ऊन या रेशम के कपड़े जिससे छड़ों को रगड़ा गया था वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन कांच की छड़ तथा रेशम एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माना ये कांच छड़ है और ये रेशम कपड़ा है, इससे इसको रगड़ा गया है। दूसरा कांच छड़ है ये दूसरा रेशम कपड़ा है, इससे इसको रगड़ा गया है। जब इन दोनों कपड़े को एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन कांच की छड़ तथा रेशम एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इसे आकर्षित करते हैं और ये इसे आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार जब बिल्ली के फर से प्लास्टिक के दो छड़ों को रगड़ा जाता है तब दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन फर एवं प्लास्टिक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये प्लास्टिक छड़ है, ये भी एक प्लास्टिक छड़ है। ये बिल्ली फर है, ये भी बिल्ली फर है। जब इससे इसको रगड़ते हैं और इससे इसको रगड़ते हैं और दोनों छड़ को एक दूसरे के पास लाते हैं तो भी ये छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन छड़ एवं बिल्ली के फर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस तथ्य की खोज के लिए काफी सोच विचार किया गया और वर्षों के परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि सजातीय आवेश अर्थात समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक उदाहरण से देख लेते हैं फिर से। ये कांच छड़ है, इसे रगड़ा गया रेशम के कपड़े से। दूसरा कांच छड़ है, इसे भी रगड़ा गया रेशम के कपड़े से। अगर दोनों कांच के ही छड़ हैं और दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और रगड़ने से इस पे आवेश आया तो इस पे और इस पे सेम आवेश आया होगा, क्योंकि इसे भी रेशम से रगड़ा गया और इसे भी रेशम से रगड़ा गया। तो इसलिए ये निष्कर्ष निकाला गया कि चूंकि कांच पे भी समान आवेश, इस कांच पे भी समान आवेश और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए ये निष्कर्ष निकाला गया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से रेशम और कांच एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चूंकि रेशम के कपड़े से इसको रगड़ने के पश्चात कांच पे एक प्रकार का आवेश आया होगा और रेशम पे दूसरे प्रकार का आवेश आया होगा और ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए ये निष्कर्ष निकाला कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वास्तव में रेशम के वस्त्र से कांच की छड़ को रगड़ने पर कांच अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिससे कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है तथा रेशम कांच द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिससे रेशम के वस्त्र पर ऋणावेश आ जाता है। वास्तव में यहाँ ऐसी घटना होती है। ये छड़ है, इसे जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़ा कांच से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप ये ऋणावेशित हो जाता है और ये धनावेशित हो जाता है। इसी प्रकार प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश तथा बिल्ली के फर पर धनावेश आ जाता है। ये प्लास्टिक छड़ है, ये बिल्ली फड़ है। क्योंकि प्लास्टिक छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया था तो इसमें प्लास्टिक छड़ पे समान आवेश होना चाहिए और
वास्तव में ये होता है कि प्लास्टिक छड़ पे ऋण आवेश आ जाता है। बिल्ली के फर से इलेक्ट्रॉन निकल करके प्लास्टिक छड़ पे आ जाता है। इसी कारण बिल्ली के फर पे धनावेश तथा प्लास्टिक छड़ पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर कहा जा सकता है कि आवेश युग्म उत्पन्न करने वाली दो वस्तुओं को जब एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋण आवेशित होती है। दो वस्तु जो आवेश उत्पन्न करने वाली है उसे अगर आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो एक वस्तु पर धनावेश आएगा, दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश आएगा। ऐसा इसलिए एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में जाता है, जिस वस्तु में जाता है वो ऋण आवेशित और जिस वस्तु से जाता है वो धनावेशित। वस्तुओं के जोड़े जिसे आपस में रगड़ने पर ऋण आवेश और धनावेश उत्पन्न होते हैं। एक तरफ है धनावेश, एक तरफ है ऋण आवेश। अर्थात इस लेफ्ट साइड में वो वस्तु होगी जिस पर धनावेश उत्पन्न होगा, राइट साइड में वो वस्तु होगी जिस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। पहले देखते हैं कांच की छड़ और रेशम वस्त्र। अगर कांच की छड़ को रेशम के वस्त्र से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम के वस्त्र पर ऋण आवेश आएगा। ठीक इसी प्रकार से फर या ऊनी कपड़े को अगर रगड़ेंगे एबोनाइट या रबर की छड़ या एम्बर से तो फर या ऊनी कपड़े पर धनावेश आएगा, एबोनाइट या रबर की छड़ या एम्बर पर ऋण आवेश आएगा। नायलॉन और कपड़ा, नायलॉन और कपड़ा को रगड़ेंगे तो नायलॉन पे धनावेश तथा कपड़ा पे ऋण आवेश। ठीक इसी प्रकार से सूखे बाल एवं कंघी। अब यदि आवेशित कांच की छड़ को उस रेशम वस्त्र के संपर्क में लाते हैं जिसके द्वारा कांच को आवेशित किया गया था तो देखा जाता है कि ये दोनों अब एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। ये हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित नहीं कर पाते हैं जिससे आवेशित होने के बाद ये आकर्षित कर रहे थे। पीछे देखे हैं ये कांच छड़ है और ये रेशम वस्त्र है। इन दोनों को आपस में रगड़ने के बाद हटा लेते हैं तब इस पे धन आवेश आता है और इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन जब इन दोनों को संपर्क कर देते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित भी नहीं कर पाते जैसा पहले कर रहे थे। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि दो विपरीत आवेशित वस्तु को एक दूसरे से संपर्क करा देने पर उसका आवेश लुप्त हो जाता है, उसका आवेश खत्म हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वस्तुओं को रगड़ने के बाद वस्तु पर उत्पन्न आवेश लुप्त हो जाता है जब इन वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क कराया जाता है। ऐसा लगता है मानो वे धन संख्या और ऋण संख्या और उसका योगफल शून्य हो। चूंकि एक धनात्मक संख्या जैसे +5 है और दूसरी ऋणात्मक संख्या -5 है, दोनों का योगफल करने पर शून्य हो जाता है। उसी तरह से किसी वस्तु पर धनावेश है और दूसरी वस्तु पर उतनी ही ऋण आवेश है, दोनों को आपस में संपर्क करने के बाद आवेश का प्रभाव खत्म हो जाता है अर्थात आवेश शून्य हो जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने संभवतः इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन दोनों प्रकार के आवेशों में एक प्रकार के आवेश को धनावेश तथा दूसरे प्रकार के आवेश को या ऋणात्मक कहा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये सोचा कि जिस तरह से एक धनात्मक संख्या परिमाण में समान लेकिन चिन्ह में विपरीत दूसरी धनात्मक संख्या से जुड़ने के बाद शून्य हो जाती है, उसी प्रकार से एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु के संपर्क में आने पर शून्य हो जाती है यदि दोनों के आवेश बिल्कुल विपरीत है और आवेश समान है। इसी को आधार मानते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक आवेश को धनावेश तथा दूसरे आवेश को ऋण आवेश कहा। यह कोई जरूरी नहीं है कि कांच की छड़ पर धनावेश हो और रेशम की छड़ पर ऋणावेश हो। ये तो एक कन्वेंशन है, परंपरा है। परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को धनावेश कहा तथा रेशम के वस्त्र पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहा। ऐसा मान लिया गया कि कांच पर धनावेश है तथा रेशम वस्त्र पर ऋणावेश है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि युगल वस्तुओं जिसमें एक पर धनावेश तथा दूसरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा था में क्रमशः आवेश का मान बराबर होता है। अर्थात यदि ये कांच की छड़ है और ये रेशम वस्त्र है, इस पर अगर ऋणावेश उत्पन्न हुआ और इस पर अगर धनावेश उत्पन्न हुआ तो इसके धनावेश का मान और इसके ऋणावेश का मान बराबर होगा। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा उपकरण जिसके द्वारा आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है
स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहा जाता है। अर्थात यह एक उपकरण है जिसके द्वारा आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित है या नहीं इसका पता लगाया जाता है। इसमें एक बक्सा के भीतर धातु की एक छड़ लगी रहती है जिसके निचले छोर पर सोने की 2 पतली पट्टियां होती है। जब कोई आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है तो आवेश छड़ से होता हुआ पट्टियों पर आ जाता है और वे एक दूसरे से हट जाते हैं। आवेश की मात्रा अधिक होने पर पट्टियों के बीच की दूरी भी बढ़ जाते हैं। जैसे ये एक छड़ है और इस छड़ के छोरों पे 2 पट्टियां लगी हैं। अगर आवेशित वस्तु, ये मान लिया जाए ये आवेशित वस्तु है, इससे इसका संपर्क करा देते हैं तो इस सोने की छड़ से आवेश होता हुआ इन पट्टियों पर चला आता है। अगर मान लिया जाए ये धनावेश है तो इस पट्टी पे धनावेश आएगा, इस पे धनावेश आएगा। धनावेश धनावेश समान आवेश हो गया, दोनों में प्रतिकर्षण होगा तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। इस तरह से ये पता लग जाएगा कि ये वस्तु आवेशित है। अगर अनावेशित वस्तु को इसमें संपर्क कराएंगे तो इस पे आवेश नहीं आएगा, इसलिए ये अपने मूल स्थान पर ही रहेगा, ये विचलित नहीं होगा, एक दूसरे से दूर नहीं जाएगा।